इनकी वैल्यू हम रख देते हैं। जेड कितना है 1, तो हमने 1 रख दिया है। 4.3 3.14 ये पाई की वैल्यू है। आर क्यूब ऐसे रख देंगे इंटू 100। फिर 8r क्यूब। 8r क्यूब कैसे आया, यहाँ पर ए क्यूब है, ए की जगह पे क्या दिया हुआ है 2r। 2r का आप क्यूब करोगे क्या आएगा 8r क्यूब। ठीक है, तो वही आया। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ नाम याद रखना है BCC FCC जो भी है आगे यूज़ होगा, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसका यूज़ हो रहा है। सबसे पहले इसकी प्रभावी परमाणु संख्या की बात करते हैं तो 2 होती हैं। फॉर ए इक्वल टू होता है 4/√3 इंटू आर। PE निकालते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कि संकुलन क्षमता। तो ये फॉर्मूला होता है, ये सब में कॉमन रहता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 की ये पार्ट 4th वीडियो होने वाली है। इससे पहले 3 पार्ट बन चुके हैं जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4th। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, ठोसों की निविड़ संकुलित संरचना यानी कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो 3 पार्ट हैं वो लोग आप लोग देख लीजिएगा जाके, लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरह से पूरा फर्स्ट चैप्टर आप लोग को समझाया गया उन 3 पार्ट में। और आज आप लोग का ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो आज के जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, मतलब कि ठोसों की निविड़ संकुलित संरचना। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। जब जालक में परमाणुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहता हो तो प्राप्त संरचना निविड़ संकुलित संरचना कहलाती है। जालक किसको बोलते हैं, इससे पहले जिन बच्चों ने पार्ट 3 देख रखा है उनको पता होगा। जैसे ये एक पासा बना हुआ था हमारा, यहाँ पर आप लोग को हम बना के दिखा दे रहे हैं। इस तरह से एक हमारे पीछे डाइस बना हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उसके हमारा ये क्या हो रहा था, ये एक मेरा फलक हो रहा था। ठीक है, ये क्या था, एक फलक था, एक बॉक्स मेरा, इसके मध्य में एक परमाणु स्थित था। तो यहाँ पर जालक किसको बोला गया, जो मेन बात है हमारी, जालक इन लाइनों को बोला जा रहा है। यहाँ पर ये जो लाइनें आप लोग देख रहे हो इस तरह से जो है, ये इसकी क्या है, जालक हैं। तो क्या कहा गया है इसमें, ध्यान से देखना जरा। डिफिनेशन में बोल रहा है कि जब जालक में परमाणुओं को इस प्रकार, जालक मतलब ये जो बॉक्स बनाया था इसमें परमाणुओं को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करें, मतलब इस प्रकार सजाएं या इस प्रकार रखें कि उनके जो मध्य रिक्त स्थान है, मतलब जो उनके बीच का, डिफिनेशन में बोल रहा है कि जब जालक में परमाणुओं को इस प्रकार, जालक मतलब ये जो बॉक्स बनाया था इसमें परमाणुओं को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करें, मतलब इस प्रकार सजाएं या इस प्रकार रखें कि उनके जो मध्य रिक्त स्थान है, मतलब जो उनके बीच का जो गैप है वो कम से कम हो। उसी से जो प्राप्त संरचना, वही ऐसा करने पर जो संरचना बनती है उसी संरचना को हम लोग निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। ये कितने टाइप्स की होती है, निविड़ संकुलित संरचना मुख्यतः 3 प्रकार की हो सकती है। पहली यहाँ पर हो सकती है एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना, दूसरी द्विविमीय, तीसरी त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना। तो बारी बारी से इन तीनों को हम लोग पढ़ लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं इसकी और इसका डायग्राम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना की डिफिनेशन और इसका डायग्राम। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में, या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसकी डिफिनेशन क्या है, एक ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं को एक सीधी रेखा के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है, उससे भी प्राप्त संरचना होती है, उसको एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में लिखा होगा तो आप लोग उसको अपने भाषा में लिख सकते हो कि एक ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं को एक सीधी रेखा की तरह या फिर एक सीधी रेखा की अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो जो उससे प्राप्त संरचना होगी उसी को हम लोग बोलेंगे एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना। जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे क्या करा है इन लोगों ने, छोटे छोटे इस तरह से परमाणु एक साथ रखे हैं। यहाँ पर तो दूर दूर हो गया है, लेकिन इन लोगों ने क्या रखा है आपको दिख रहा होगा, गैप बिल्कुल नहीं रखा है बीच में, इस तरह से एकदम चिपका चिपका के ऐसे ही देखो संरचना बनाई है ऊपर। इसी को हम लोग बोलेंगे एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना। एक विमीय मतलब एक दिशा हो जिसकी, द्विविमीय मतलब इसकी 2 दिशा हो, जिसको हम लोग इंग्लिश में 2D 3D बोलते हैं। ठीक है, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, मतलब 3 दिशा हो, यानी कि त्रिविमीय। थ्री विमीय कैसे बनता है, इस तरह से, इसकी 3 दिशा हो। द्विविमीय मतलब इस तरह से, और एक विमीय ये। तो ये जो हमारी जो बनी हुई संरचना यही है हमारी एक विमीय। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें प्रत्येक परमाणु निकटवर्ती 2 परमाणुओं से घिरा रहता है। इसकी उपसंयोजन संख्या जो होती है वो 2 होती है। जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे हम इस परमाणु को ले लें तो ये क्या है, अपने आजू बाजू मतलब इससे और इससे घिरा हुआ है। इसको ले लो तो ये इससे घिरा हुआ है। ऐसे ही साइड वाला है ये भी घिरा हुआ है। पता है किससे घिरा हुआ है, एक ये इससे घिरा हुआ है और एक इसके आगे भी होगा, पूरा थोड़ी बना सकते हैं, ये इन्फिनिट तक ऐसे क्रम चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना। इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना। इसकी हम लोग डिफिनेशन देखेंगे सबसे पहले।
जब परमाणुओं को दो अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाए, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था भी दो अक्षों के, मतलब कि इस तरह से, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है, ये होती है हमारी इस तरह से। तो आप लोग किन्हीं दो अक्ष की बात करो, जैसे कि ये, ठीक है, तो यही इसमें दो एक्सिस बोला गया है। आप लोग ध्यान से देखिए इसको। इसका देखिए डिफिनेशन और देखेंगे हम लोग आगे कि जब परमाणुओं को दो अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त संरचना को द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल में रखने पर जो एक आकृति प्राप्त होती है उसी को द्विविमीय संकुलित संरचना बोलते हैं। तो इसमें क्या है, दो एक्सिस कौन कौन सी होंगी, पहली एक्सिस जो होगी वो होगी वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना, और दूसरी होगी षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। षटकोणीय और वर्गाकार। तो वर्गाकार क्या होती है आकृति, इस तरह से होती है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर। और षटकोणीय मतलब इस तरह से, जैसे बेंजीन रिंग आप लोग बनाते हो, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ षटकोणीय। तो इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इस डायग्राम में तो आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि ये षटकोण देखिए आयताकार के रूप में रखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा देखिए ये आयत के फॉर्म में रखा हुआ है, वर्ग के फॉर्म में है ना, स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये इसकी उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये वर्गाकार रखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुल। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको एक तरह से हम लोग और समझ सकते हैं कि आपको एक चीज़ दिखाना है, जैसे ये आप लोग को ये वर्गाकार लिख रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी आकृति जैसी भी हो, अंदर के गोलों को ध्यान रखिए। देखिए ये किस फॉर्म में लिए गए हैं, ये वर्ग के फॉर्म में आ रहे हैं, एकदम चौकोर, कहीं षटकोणीय है नहीं। अगर आप लोग इसको सीधा भी लो ऐसे तो तब भी देखो एकदम ये चौकोर निकलेगा, निकला चौकोर। लेकिन जो षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना होगी इसमें क्या निकलेगा, देखिए षटकोण के रूप में निकलेंगे जो हैं गोले। ठीक है, मतलब हमेशा षटकोण बनाएंगे वो लोग, जैसे आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा इस तरह से, ये ना, इसको अगर हम ऐसे जोड़ते जाएं इस तरह से तो ये षटकोणी आगे चल के बन जाएगा, जैसे कि बीच में एक बना हुआ आप लोग को दिख रहा है। तो ये होती है वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना और षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। उसका नेक्स्ट है हमारा त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना। त्रिविमीय देखिए 3 डायमेंशनल क्या होती है, जब परमाणुओं को तीनों अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित करते हैं। तीनों अक्ष कौन कौन से, ये वाले जैसे हमने आपको बताया था। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई और जेड, तो ये होती है हमारी 3 अक्ष। ठीक है, तो वही यहाँ पर डिफिनेशन में भी लिखी हुई है, जब परमाणुओं को तीनों अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त संरचना त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना कहलाती है। तो एक इसका नोट पॉइंट देखिए क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा स्पेशल, ठीक है, ब्लैक पेन से, क्योंकि ये एग्जाम में अगर आप लिख दोगे तो एग्जाम में इसी लाइन को देख के आपको नंबर दे देगा। जब द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना की परतों को, ध्यान से देखना है, ये त्रिविमीय पढ़ रहे हैं हम लोग, इससे पहले क्या पढ़ के आए हैं, द्विविमीय। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना, जैसे ही आपको दिख भी रही होगी एक, ठीक है, यही उठा लो, द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना को उठा लो, इसकी परतों को एक के ऊपर एक करके रख दो, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके ऐसे रखते जाओ, तो जो प्राप्त संरचना होती है वो भी त्रिविमीय ही होती है। आपको डायग्राम दिखाएंगे तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, द्विविमीय वर्गाकार द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित संरचना की सहायता से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, जैसे कि अभी हमने द्विविमीय पढ़ा तो वो कितने प्रकार की थी, एक वर्ग थी और एक षटकोणीय थी। तो जब त्रिविमीय है तो इसकी परतों के ऊपर परतें रखेंगे तो इसके भी दोनों लेंगे ना, एक बार वर्ग वाली भी लेंगे और एक बार षटकोण वाली भी, दोनों लेंगे। ठीक है, तो एक बार पहले हम बात कर लेते हैं वर्ग के बारे में। तो देखिए वर्ग की संरचना, ये लाल जो गोले आपको दिख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में लाल गोले, ये हमारी द्विविमीय है, और ये काले काले गोले दिख रहे हैं ये त्रिविमीय बनाने के लिए परतें चढ़ाई गई हैं उसके ऊपर। ठीक है, सेम वैसी ऐसी द्विविमीय संरचना यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। ऐसे ही क्या है, आपको यहाँ पे लिख रहा होगा द्विविमीय षटकोणीय। एक हमने वर्ग की बात कर ली, अब यहाँ हम लोग षटकोण की बात करेंगे। तो षटकोणीय के लिए देखिए क्या होगा, पीछे जो आपको दिख रहा है वो षटकोणीय संरचना है, जैसे कि ऊपर दिखा था आपको भी। उसके ऊपर ये ब्लैक कलर का, इसके हमने इसको परते परते चढ़ाते चले गए, 3 4 5 6 बार जितनी का परते चढ़ाते चले गए। ठीक है, तो वो हमारी है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। इसकी उप संयोजन संख्या कितनी होती है, 12। ये सब नहीं याद रहा आपको कोई दिक्कत नहीं, वैसे डायग्राम बना देना भाई, पूरे नंबर पाओगे, एक भी नंबर एग्जामिनर काट नहीं पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संकुलन क्षमता, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी। ये बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको और विस्तार से थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो इसकी डिफिनेशन क्या लिखोगे कि किसी जालक में परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान ही संकुलन क्षमता कहलाता है। तो ये तो हो ही डिफिनेशन की बात। संकुलन क्षमता निकालते कैसे हैं, बहुत बार क्वेश्चन में आपको देता है कि इसकी संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो देखो इसका फॉर्मूला सबसे पहले नोट कर लो। फॉर्मूला होता है संकुलन क्षमता का, हिंदी में इस तरह से होता है, और इसको अगर हम लोग को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना हो तो ये आपका फॉर्मूला होगा। बस मेन क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। तो अब इसी पे बेस्ड हम जो आपकी सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था घन जालक वाले, उन्हीं की संकुलन क्षमता निकालने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सरल घन जालक की संकुलन क्षमता, सरल घन पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, केंद्रीय घन जालक। तो पहले हम सरल घन जालक की संकुलन क्षमता की बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद आया होगा जिन बच्चों ने मेरे तीनों पार्ट स्टार्टिंग के देखे हैं, A=2R। हमने बताया था वहाँ पर कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आप लोगों ने ऊपर का पार्ट नहीं देखा होगा, जिन बच्चों ने देखा है उनको पता है A=2R यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है। तो संकुलन क्षमता मतलब कि पीई, पैकिंग एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में हमने क्या रखा है, बस इन वैल्यूओं को पुट कर देना है। प्रभावी परमाणु संख्या होती है 1, किसमें, सरल घन जालक में 1 होती। कैसे होती वो उन बच्चों को पता होगा, जैसे हमने ये पार्ट 2 में हमने पूरी तरह से क्लियर करा हुआ है, ठीक है। तो जिन बच्चे ने नहीं देखा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इनकी वैल्यू हम रख देते हैं। जेड कितना है, 1, तो हमने 1 रख दिया है। 4.3, 3.14 ये पाई की वैल्यू है। R³ ऐसे रख देंगे इंटू 100। फिर 8R³, 8R³ कैसे आया, यहाँ पर A³ है, A की जगह पे क्या दिया हुआ है, 2R, 2R का आप क्यूब करोगे क्या आएगा, 8R³, ठीक है। तो वही आया। तो R³ से R³ कैंसिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन कर लोगे आप लोग, तो फाइनली निकल के आ जाएगा 52.33, ठीक है। तो संकुलन क्षमता इसकी कितनी निकल के आई, संकुलन क्षमता इसकी निकल के आई 52.33, ठीक है, यानी 52.33। और बाकी रिक्त स्थान कितना है, 100 में से आप घटा दोगे, जितना आएगा वो इसका फाइनल रिक्त स्थान होगा। तो 100 में से हमने घटाया यहाँ पर 52.33 कितना है, 47.67, तो ये इसका रिक्त स्थान हुआ, ठीक है। मतलब इतना इनमें जगह खाली है, बाकी 52.33% ही केवल भरा हुआ है। तो ये तो हो गया सरल घन जालक का संकुलन क्षमता। अब हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय घन जालक की संकुलन क्षमता। देखिए सेकंड है अंतः केंद्रित घनीय जालक की संकुलन क्षमता, यानी कि BCC। हमने बताया था आपको, नाम याद रखना है, BCC FCC जो भी है आगे यूज़ होगा, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसका यूज़ हो रहा है। सबसे पहले इसकी प्रभावी परमाणु संख्या की बात करते हैं तो 2 होती हैं। A= होता है 4/√3 × R। PE निकालते हैं इसकी, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कि संकुलन क्षमता। तो ये फॉर्मूला होता है, ये सब में कॉमन रहता है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी, जेड की कितनी है 2, ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी है 2, बाकी सब पाई की वैल्यू रखी, R³ ऐसे रखा है। यहाँ पर A³ की जगह क्या करेंगे, यहाँ पर इसका क्यूब कर देंगे, 4/√3 का R का क्यूब, तो हमने क्यूब कर दिया इंटू 100। बाकी इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली इसका आंसर निकल आएगा। तो देखो यहाँ पर इसको हमने फाइनल सॉल्व करा जब, तो यहाँ पर संकुलन क्षमता इसकी निकल के आई है 68%। तो रिक्त स्थान कितना होगा, 100 में से घटा दो, 100 - 68 = 32%। इसमें क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान रहेगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, फलक केंद्रित घन चालक मतलब कि FCC की भी संकुलन क्षमता निकाल लेनी है। A=2√2R होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। Z= होता है 4, फॉर्मूला सेम रहना है बिल्कुल। बाकी बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। जेड की जगह रखोगे 4 और A की जगह रखोगे 2√2R। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी संकुलन क्षमता निकल आएगी। उसका देखो, इसको यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। आगे चल के क्या निकली, सबकी वैल्यू जो थी हमने यहाँ पर देखिए पुट कर दी थी। टोटल यहाँ पर 3 × 1.414, कुल मिला के यहाँ पर हमारे पास संकुलन क्षमता निकल के आई है 74%। और FCC मतलब सॉरी BCC जो होती है इसी की सबसे ज़्यादा होती है संकुलन क्षमता। सॉरी एक सेकंड, जो FCC होती है इसी की संकुलन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है फलक वाले की, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिक्त स्थान इसमें कितना होता है, मात्र 26%, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इफिशियंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, 74% फलक मतलब कि FCC। तो ये आपको बहुत विकल्प में 1 नंबर का दे सकता है मल्टीपल चॉइस में, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। बस आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत से टॉपिक आपके बचे हुए हैं, क्योंकि दोस्त वगैरह, शॉर्ट की दोस्त, फ्रेंकल दोस्त, ये सब आप लोग को पढ़ाना है। नेक्स्ट टॉपिक में पूरी जो आपकी ये फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और उसी वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि इसका पूरा PDF आप लोग को दे दें। कोशिश नहीं करेंगे, आपको PDF दे ही देंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल जो बच्चे ने ज्वाइन कराओ, आप लोग जाके हमारा जो अबाउट है इस चैनल का, उसमें आप लोग जाके देखोगे तो आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाके वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो जहाँ पर आपको सारे PDF मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको परमानेंट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।